हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मस्ट 25 जीके जीएस स्टडीज जीके करंट अफेयर सभी मस्ट बनाया गया है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे और सभी को गुड मॉर्निंग। तो फटाफट लाइव में जुड़ जाएंगे आप लोग, शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट हो गया है। जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है, जो सभी मस्ट क्वेश्चन बनाया जाता है, जो आपका एग्ज़ाम के लिए प्लस पॉइंट है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक आप लोग। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नहीं जुड़ेंगे सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे मैं जो भी वीडियो बनाऊं। तो फटाफट शेयर कीजिए आप लोग जल्दी से। क्लास स्टार्ट हो गया है और सभी मस्ट 25 क्वेश्चन जो करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले। तो आप कॉपी और कलम में साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे और उसको RNR कर लेंगे घर पे, जी लिखने के बाद, पढ़ने के बाद, ऑनलाइन क्लासेज में बिल्कुल। और आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपका जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का एक अलग बैच जो मस्ट मिलेगा आपको, उसमें जो 2 बजे से आपको 1 फरवरी 2021 से शुरू, यानी आज से शुरू होगा। तो आप लोग शेयर कीजिए और क्लास में ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन क्लासेज में जो ज़बरदस्त पिटारा मिलेगा, अरुण सर के बाबा को पिटारा मास्ट से मास्ट मिलेगा आपको, जो टपकेगा छपेगा आपको बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा। जी तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। तो मैं शुरू करता हूँ आज का मास्ट। पहला सवाल क्या बोलता है? आज का पहला सवाल क्या बोलता है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की जाती है, ये आपका सवाल है। कहने का मतलब आपसे पूछा है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की जाती है, कॉफ़ी, चाय, इस तरह ऑप्शन देगा आपको। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती की जाती है, किसकी खेती की जाती है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट जी आंसर देते जाएंगे और फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, शेयर कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े हैं और सब्सक्राइब कर देंगे। जी तो आ जाएंगे जल्दी से फटाफट आप लोग। और मस्ट है आज का सभी सवाल, सभी दिन आपको, सभी जब भी मैं बनाता हूँ क्वेश्चन तो मोस्ट ही मोस्ट बनाता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में टपकेगा छपेगा। जी हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको एग्ज़ाम पास करना है। हमको एग्ज़ाम को पास करना है, नहीं कि हमको ज्ञानी बनना है। जो मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में टपकता है बिल्कुल। तो आज का जो सवाल पहला क्या बोलता है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की जाती है, ये आपका सवाल है। तो आंसर याद रखें, चाय की खेती की जाती है। जी बिल्कुल याद रखें, चाय की खेती की जाती है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। और मोस्ट यहाँ पे क्या सवाल पूछता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस पे मोस्ट से मोस्ट बनेगा आपका सवाल। पूछेगा सवाल, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी, बिल्कुल याद रखें। नीलकुंजी पुष्प के नाम पर, नीलकुंजी पुष्प के नाम पर नीलगिरी की जो नाम पड़ा है, बिल्कुल याद रखें। जो ब्लू माउंटेन के नाम से भी बोलते हैं, या अलग से पूछा है ब्लू माउंटेन की पहाड़ियाँ जो किस राज्य में स्थित है? तो आपका एक मिजोरम होगा आंसर। लेकिन ब्लू माउंटेन के नाम से किसको बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी को बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे। अब क्या पूछा? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, बिल्कुल याद रखें। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। या आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा, बिल्कुल इस तरह याद रखें, क्योंकि मोस्ट है, बढ़िया सवाल है जो याद रखेंगे। जो आपका 2637 मीटर ऊंचा है डोडा बेटा। अब पूछे यहाँ पे ध्यान देंगे, आपसे सवाल पूछेगा कि पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट जो आपका पर्वतमाला, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। इस तरह याद रखें। और आपको मालूम है बिल्कुल, पाल घाट एक पूछता है, पाल घाट किन दो राज्यों में स्थित है, जोड़ता है? तो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ये भी याद रखें। पाल घाट यानी पलक्कड़ दर्रे भी बोलते हैं, पाल घाट यानी पलक्कड़ दर्रे, जो आपका बिल्कुल याद रखें, जो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तो इस तरह याद रखें। और आपसे क्या पूछता है कि थालघाट भी पूछता है, थालघाट, पालघाट, भोरघाट, सिनकोटा, जो दर्रे हैं, ये सब कौन सी घाट में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में
स्थित है, जैसे थालघाट पूछता है, थालघाट जोड़ता है तो मुंबई टू नासिक, मुन्ना खाता थाली में, मुन्ना तो मुंबई टू नासिक, मुन्ना खाता थाली तो थालघाट, इस तरह याद रखेंगे। और आपसे पूछा भोरघाट जोड़ता है तो मुंबई पुणे, मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया, बिल्कुल इस तरह ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल याद रखें। भोरघाट है मुंबई एवं पुणे, यानी मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया तो भोरघाट, बिल्कुल याद रखें। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। और थालघाट की लंबाई 580 किलोमीटर और भोरघाट की लंबाई 520 किलोमीटर, जी इस तरह याद रखें। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी बोलते हैं, जी पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है उसको सह्याद्री के नाम से बोलते हैं। सह्याद्री जो पर्वत है आपको पश्चिमी यानी आपका घाट में है स्थित है और महाराष्ट्र में अवस्थित है पश्चिमी घाट। जी पश्चिमी घाट का अन्य नाम पूछा जो सह्याद्री, सह्याद्री किस राज्य में, महाराष्ट्र में, इस तरह आप याद रख सकते हैं। और एक मोस्ट याद रखें आपसे क्या पूछा सवाल, जी ये हमेशा पूछता है कि आपका चंदन की लकड़ी जो होती है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी में चंदन की लकड़ी, बिल्कुल ऐसे आपको चंदन की लकड़ी जो मिलेगा आपको कर्नाटका में मिलेगा, लेकिन आपका क्षेत्र पूछता है कौन सी पहाड़ी, तो नीलगिरी की पहाड़ी। तो इस तरह आप एग्जाम में याद रखेंगे, आपका एग्जाम में टपेगा छपेगा बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, भारत के पूर्वी घाट पर मिट्टी पाई जाती है, भारत के पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपका सवाल है। जी मोस्ट है ये सवाल, एनटीपीसी में पूछ चुका भी है, तो इसको आर कर लेंगे क्योंकि ये आपका क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है, आपको रिपीट हो रहा है आपको एनटीपीसी में। तो भारत के पूर्वी तट पर मिट्टी जो पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे यहाँ में पूछा कि जलोढ़ मिट्टी जो आपका दो प्रकार की होती है, बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी को एलुअल मिट्टी भी बोलते हैं, जो एक खादर होती है एक बांगड़ होती है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। और भारत के सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी एलुअल मिट्टी बोलते हैं, जी बिल्कुल याद रखें। तो इस तरह पे एग्जाम में आपका पूछते रहता है, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि चंद्रयान 1 से कब संपर्क टूट गया और बाद में इसरो द्वारा इस मिशन को औपचारिक रूप से कब समाप्त कर दिया गया, ये आपका सवाल है। जी एक चंद्रयान से आपका एग्जाम में पूछ रहा है, तो मैंने एक क्वेश्चन इस पे बनाया है बिल्कुल, और आपको एक्सप्लेन करूंगा इस पे। एक क्वेश्चन जो मैं जरूर बनाया हूँ, लेकिन 4-5 क्वेश्चन मिलेगा आपको मोस्ट, तो उसको नोट कर लेंगे, यानी सभी मोस्ट है नोट कर लेंगे आप, तभी फायदा होगा। सुनने से याद नहीं, नोट करने से होगा, उसको आर कर लेंगे लिखने के बाद, बिल्कुल। तो अभी तक जो फटाफट मैं देख रहा हूँ लाइक नहीं किया आप लोग, लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर दें ग्रुप में अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है, मोस्ट सभी सवाल है जो बनाया गया, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा एनटीपीसी उस पर आधारित है, यानी सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है सभी के लिए बनाया गया, मोस्ट है। लेकिन तत्काल अभी एनटीपीसी का एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, बिल्कुल। तो बने रहिए शुरू से अंत तक, बीच में जाएंगे नहीं कहीं आप लोग, और फटाफट सब्सक्राइब को बढ़ाएं आप लोग। तो मैं वीडियो ऑनलाइन लेकर आऊँगा डिजिटल बोर्ड के साथ, ज़बरदस्त धमाका मिलेगा उसमें, तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब को बढ़ाइए, बिल्कुल। ज़्यादा दूर नहीं है, अब नज़दीक आ गए हैं, बिल्कुल। तो जल्द आप लोग के बीच में जल्द वीडियो लाइव क्लासेस चलेगा। तो मैंने सवाल का पूछा चंद्रयान 1 से कब संपर्क टूट गया और बाद में इसरो द्वारा इस मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है, ये आपका सवाल था। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आंसर हो आपको 28 अगस्त 2009, जी बिल्कुल 28 अगस्त 2009 याद रखें, बिल्कुल। जो चंद्रयान 1 कब संपर्क टूट गया और बाद में इसरो द्वारा इस मिशन को औपचारिक रूप से कब समाप्त कर दिया गया, तो 28 अगस्त 2009, बिल्कुल याद रखें। और आपको मालूम है कि जो लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2009 को, बिल्कुल याद रखें। अभी क्या पूछा कि चंद्रयान 1 जब लॉन्च किया गया तो उसमें चेयरमैन कौन था इसरो का, तो श्री माधवन नायर, जी माधवन नायर, बिल्कुल याद रखें जो चेयरमैन था, बिल्कुल। और आपको इसरो का मुख्यालय जो बेंगलुरु, इसरो की स्थापना 1969, और इसरो जी बिल्कुल। या पूछा कि भारतीय अंतरिक्ष एवं आयोग विभाग की स्थापना कब हुआ, तो 1972, बिल्कुल याद रखें। चंद्रयान 1 की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। लॉन्च मास पूछेगा कितने गए, मतलब मास, लॉन्च मास तो 1380 kg का, और ड्राई मास पूछेगा चंद्रयान 1 का तो 560 kg, बिल्कुल याद रखें। और आपका पेलोड पूछिए, पेलोड
मास कितना है चंद्रयान 1 का, तो 105 किलोग्राम। बिल्कुल इस तरह याद रखें। मैं फिर से रिवीजन करता हूँ। चंद्रयान 1 का पूछिए लॉन्च मास कितना है, तो 1380 kg। ड्राई मास कितना है, तो 560 kg। पे लोड मास कितना है, तो 105 kg। और आपको मानो चंद्रयान 1 जो आपको प्रक्षेपण किया था कौन सी रॉकेट, तो PSLV XLC-11। जी बिल्कुल, रॉकेट जो छोड़ा गया था आपका उसका नाम PSLV XLC-11। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और आपको यहाँ पे देखें थोड़ा सा नेक्स्ट क्या पूछा, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019, और उसमें इसरो का अध्यक्ष के सिवान। बिल्कुल याद रखें इस तरह। जी बिल्कुल मास्ट है। तो लैंडिंग डेट पूछिए आपका, मतलब कब ये चंद्रयान 2 खो दिया, लैंडिंग डेट तो 6 सितंबर 2019 को खो दिया था ये चंद्रयान 2। बिल्कुल याद रखें। और लैंडिंग सीट पूछिए आपका, जो लोनर साउथ पोल पर जी बिल्कुल उतरा था। लैंडिंग साइट पूछेगा आपका चंद्रयान 2 का, तो लोनर साउथ पोल पर। बिल्कुल याद रखिए इस तरह चंद्रयान 2। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। जी बढ़िया सवाल है, सभी मॉस्ट है, शुरू से अंत तक बन रहेंगे, बीच में कहीं जाएंगे नहीं आप लोग। जी बढ़िया सवाल बनाया गया है जो आपका NTPC में टपकेगा छपेगा, जब तक तोड़े नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस छोड़े नहीं। बिल्कुल। चौथे सवाल क्या बोला कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। बिल्कुल, मतलब ये सवाल है कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, कहने का मतलब ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका आंसर है अफगानिस्तान। जी याद रखें अफगानिस्तान, याद रखें जो राजधानी काबुल है। बिल्कुल याद रखें जो अफगानी मुद्रा है, बिल्कुल अफगानी रुपया मुद्रा है अफगानिस्तान का। जी काबुल राजधानी है। बिल्कुल याद रखें। जो आपका पूछा है सवाल कि कौन सी पड़ोसी देश के साथ, जो एक ऑप्शन का अनुसार पूछेगा कौन से एक पड़ोसी देश के साथ, एक पड़ोसी देश में मतलब कोई भी बंदरगाह नहीं है, तो आपका अफगानिस्तान। जी बिल्कुल। तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान। अगर आप अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं रहे तो भूटान मिलेगा, तो भूटान मार देंगे। अगर भूटान अफगानिस्तान दोनों ऑप्शन में, तो अफगानिस्तान मारेंगे, क्योंकि आपका बिल्कुल 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान का। जी। और 699 किलोमीटर आपका भूटान का है। बिल्कुल याद रखें। और भारत के साथ सबसे सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश। बिल्कुल 4000 कुछ किलोमीटर है। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा लगने वाला देश कौन सी है, तो आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगने वाला राज्य तो पश्चिम बंगाल। और दूसरी सबसे लंबी पूछिए, भारत के साथ सबसे मतलब दूसरी लंबी जो देश लगता है वो सीमा लगती है वो चीन के साथ लगता है। बिल्कुल। तो इस तरह याद रखें। और विश्व का सबसे लंबी पूछिए जो आपको, तो कनाडा। बिल्कुल याद रखें कनाडा विश्व का सबसे लंबी जो आपका जो लंबी तट रेखा वाला देश है वो कनाडा है। बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया। जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है बाबा का पिटारा मास्ट 25 क्वेश्चन आज मिलेगा आपको। बिल्कुल जो स्टडी जीके करंट अफेयर, बिल्कुल स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे, टपकेगा छपेगा। जी आपके मुंह में स्टेटिस रसगुल्ले। जी क्वेश्चन देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जो मैं जो क्वेश्चन सेट करता हूँ, जी स्टेटिस रसगुल्ले को देखते हुए मुंह में पानी आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे मैं सेट क्वेश्चन करता हूँ। तो 5वां सवाल क्या बोलता है यहाँ पे कि टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। ये सवाल आपका टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, ये रेलवे का सवाल है। ये आपका रेलवे में 2005 में NTPC में सवाल पूछ चुका है। टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कागज उद्योग जो पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल याद रखें कागज उद्योग, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है टीटागढ़। जी बढ़िया सवाल है। और कागज का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल में, ये मालूम होगा आपको। और जूट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल। जी बिल्कुल याद रखें। और आपको मालूम होगा कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा, तो बांग्लादेश। इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक बाबा के पिटारा में, सभी सवाल मस्ट है। 6ठा सवाल क्या बोलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। तो बाबा के पिटारा में बने रहेंगे शुरू से अंत तक। नेक्स्ट क्या, UPSC में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, ये आपका सवाल है। UPSC में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखें UPSC के अलावे 9 सदस्य होते हैं, यानी कुल 1 + 9 यानी 10 होते हैं। बिल्कुल याद रखें। UPSC के अध्यक्ष के अलावे तो 9, और UPSC कुल पूछेगा तो 10 सदस्य होते हैं UPSC में। संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं UPSC। जो बिल्कुल है UPSC के अध्यक्ष जो है प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना की जगह पर बनाया गया। UPSC के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो प्रदीप कुमार जोशी याद रखें। और UPSC जो बोलते हैं
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिल्कुल यूपीएससी का पर आपसे पूर्ण रूप पूछ दे, यूपीएससी का पूर्ण रूप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और यूपीएससी अनुच्छेद 315 बोलता है संघ लोक सेवा आयोग, और अनुच्छेद पूछा 315 बिल्कुल याद रखें। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछा है सवाल, बिल्कुल याद रखें। जो यूपीएससी की स्थापना पूछा 1926, यूपीएससी की स्थापना संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 याद रखें। जो ली कमीशन किससे संबंधित है, तो संघ लोक सेवा से संबंधित है, ये भी सवाल पूछता है। ली कमीशन जो 1924 में गठित की गई थी, बिल्कुल याद रखें। तो चलते नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या बोलता है, वोट देने का अधिकार है। जी बिल्कुल, ऑप्शन देगा आपको सवाल बनाकर, वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, इस तरह ऑप्शन देगा। तो वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, बिल्कुल याद रखें, एक कानूनी अधिकार। ये भी सवाल पूछा हुआ कानूनी अधिकार, जी बिल्कुल याद रखें। वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। जो अब पूछे सवाल कि यहाँ पे वोट यानी मत विज्ञान जिसको बोलते हैं, मत विज्ञान का अध्ययन क्या बोलते हैं, सेफोलॉजी। बढ़िया सवाल है, मोस्ट है, याद रखें। मत विज्ञान का अध्ययन पूछेगा, वोट यानी मत बोलते हैं जिसको, तो सेफोलॉजी, मत विज्ञान का अध्ययन सेफोलॉजी, बिल्कुल मत देते हैं सेफ से देते हैं हम लोग, सेफ देते हैं सेफोलॉजी, बिल्कुल इस तरह याद रखें, मत विज्ञान का अध्ययन सेफोलॉजी। अब क्या पूछे यहाँ पे सवाल याद रखें कि जो मूल्य सिद्धांत में वोट देने का अधिकार कितना था, 21 वर्ष। और अभी पूछे वर्तमान में कि जो वर्तमान में वोट देने का अधिकार तो 18, जी बिल्कुल 18 वर्ष। और 18 वर्ष की जो उम्र को वयस्क कहा जाता है, बिल्कुल याद रखें, वयस्क कहा गया है 18 वर्ष की उम्र, जी बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछे सवाल यहाँ पे कि जो मूल्य सिद्धांत में 21 जो वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, जो 18 वर्ष कर दी गई, केवल संशोधन के तहत, कौन सी संशोधन के तहत, तो आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो मूल सिद्धांत में वोट देने का अधिकार जो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और अनुच्छेद पूछेगा वोट देने का अधिकार, आपको वोट देने का अधिकार अनुच्छेद कितना 326, बिल्कुल याद रखें 326, बिल्कुल याद रखें आपका वोट देने का अधिकार, बिल्कुल 326। तो आपका ये मालूम होगा 326 अनुच्छेद 3 दूने, जी बिल्कुल 326, 326 वोट देने का अधिकार अनुच्छेद बोलता है। चलते नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल कि भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया था। जी ये सवाल आपका, भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, बिल्कुल। तो यशवंत सिन्हा, बिल्कुल याद है, यशवंत सिन्हा जो 11 बजे आपका बजट पेश किया था, बिल्कुल याद रखें। आपका सवाल पूछे भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया, तो यशवंत सिन्हा, जी बिल्कुल याद रखें। और आपको मालूम होगा, जी बिल्कुल बजट का उल्लेख हमारे संविधान में जो एक वार्षिक वित्तीय के रूप में किया गया है वो अनुच्छेद 112 बोलता है। जी सवाल पूछा है कि हमारे संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है, चर्चा नहीं किया गया, लेकिन बजट के रूप में एक वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में, वार्षिक वित्तीय के रूप में जो बजट पेश होता है वो अनुच्छेद 112, बिल्कुल। और आज क्या पूछे तो उसमें 112 प्लस 89 कर देंगे, तो आपको मालूम होगा 112 प्लस 90 कर देंगे तो 202 हो जाएगा, बिल्कुल। राज्य का जो बजट जो होता है, जो वार्षिक वित्तीय होते हैं, राज्य के वार्षिक वित्तीय तो 202 अनुच्छेद। और अगर पूछा कि जो केंद्र में जो होता है बजट पेश जो वार्षिक वित्तीय के रूप में, तो अनुच्छेद 112। तो इस तरह याद रखें। अब क्या पूछा सवाल कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश करने वाले सन्मुखम सेठी। गणतंत्र भारत का जो बजट पेश किया वो जॉन मथाई। इस तरह आप याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आता रहता है। और बजट का अर्थ चमड़े का थैला, बिल्कुल याद रखें, बजट का अर्थ जो होता है चमड़े का थैला। और आज मालूम होगा, आज हमारे निर्मला सीतारमण जो 1 फरवरी 2021 यानी आज बजट पेश करने वाले हैं, बिल्कुल। तो याद रखें, और 1 फरवरी 2017 से आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जा रहा है। और आपसे क्या पूछे कि सवाल की जो रेल बजट को आम बजट से कब पहली बार अलग किया गया था, 1924 जो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, एकवर्थ समिति जो बोलते हैं, अकवर्थ समिति की सिफारिश पर जो आपका रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, 1924-25 की बात है, बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका, जी बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और आपसे पूछिए कि सर्वाधिक बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री मोरारजी देसाई,
10 बार। सर्वाधिक बजट पेश करने वाले भारत के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ये याद रखेंगे आपका सवाल। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ये आपका सवाल है। तो श्री शिवदास मीना, श्री शिवदास मीना याद रखें। श्री शिवदास मीना जो अभी वर्तमान में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है, बिल्कुल याद रखें। और इसकी स्थापना 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, बिल्कुल 1974 में स्थापना किया गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1974 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, बिल्कुल जल अधिनियम 1974 के तहत की गई थी आपका 1974 में, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या बोलता है? भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशंस का प्रथम प्रधान कौन था? ये आपका सवाल है। भारत का अंतिम सम्राट कौन था, यानी और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान कौन था? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता दें, सभी को मिलकर फटाफट जी शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है ग्रेड कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से जी, बिल्कुल मास्ट सभी सवाल जो आपका करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले जो दिया जा रहा है, बढ़िया सवाल सभी है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और कॉपी और कलम साथ में रखें, नोट करते जाएंगे जी, बिल्कुल। आपको एनटीपीसी में टपकेगा छपेगा नेक्स्ट जो एग्जाम होगा आपका चौथे चरण का, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बोलता है, भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ का नेशंस का प्रथम प्रधान कौन था? तो आपका जॉर्ज सस्टम, याद रखें जॉर्ज सस्टम आपका भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था जॉर्ज सस्टम, बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछे सवाल कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो जॉर्ज सस्टम। भारत के आज़ादी के समय पूछे सवाल है कि ब्रिटेन का राजा कौन था? तो जॉर्ज सस्टम। और पूछे सवाल कि जी बिल्कुल जो आपका जॉर्ज पंचम जो आया था 1911 की बात है, जो आपका दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया था 1911, उसमें जॉर्ज पंचम जो आया था, बिल्कुल याद रखें। और यहाँ पे याद रखें, अब सवाल पूछे भारत के आज़ादी के समय जो था आपका इंग्लैंड का राजा जॉर्ज सस्टम जो भारत का अंतिम सम्राट था। और अब यहाँ पे याद रखें, भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। और भारत के आज़ादी के समय पूछे आपसे सवाल, भारत के आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ में थे? तो पश्चिम बंगाल में थे, बिल्कुल याद रखें। इस तरह जो नोआखाली में, बिल्कुल पश्चिम बंगाल यानी बंगाल के नोआखाली में थे उस समय हमारे महात्मा गांधी, बिल्कुल याद रखेंगे। और भारत के आज़ादी के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। अब क्या पूछा सवाल कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी जो पार्टी थी? तो श्रमिक पार्टी यानी लेबर पार्टी या श्रमिक पार्टी, दोनों याद रखिए इस तरह। तो चलते नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोलता है कि 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में कितने मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे? ये सवाल है। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार में कितने मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे जी? तो बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को। और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है सुबह 7 बजे। और आपका एक जो न्यू बैच स्पेशल बिहार पुलिस दरोगा के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे से आपको जो क्लास शुरू होगा, बिल्कुल उसमें आप भाग ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज़बरदस्त मिलेगा आपका जो जीके जीएस और स्टैटिस्टिक्स स्कूलें मिलेंगे और करंट अफेयर मिलेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से। जो आपका ग्रेड ऑफ क्लासेस जो गो यानी द्विवेदी पुस्तक के मकान में, बिल्कुल आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो संपर्क नंबर है वो आपका 9798134837, जो मोबाइल नंबर है 9798134837, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो
सवाल 26 अक्टूबर 1946 को, ये आपका सवाल है। अंतरिम जो आपका अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जी बिल्कुल, जो उसमें कितने मुस्लिम सदस्य शामिल थे, तो ये आपका सवाल है। बढ़िया सवाल है, जल्दी से बता दें सभी को मिलकर मिलकर फटाफट। तो याद रखें 5 मुस्लिम सदस्य शामिल थे। जी बिल्कुल याद रखें, 5 मुस्लिम शामिल सदस्य थे 26 अक्टूबर 1946 को। बिल्कुल याद रखें, इस सवाल हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। जो उस समय पूछा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में, आपसे पूछते अंतरिम मंत्रिमंडल में, जी बिल्कुल याद रखें, वित्त मंत्री कौन था जो मुस्लिम सदस्य के सदस्य थे, तो लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। जो 5 मुस्लिम सदस्य था उसका मैं नाम बता रहा हूँ, बिल्कुल लियाकत अली जो वित्त मंत्री, और आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री था, और अब्दुल रब नस्तर जो संचार मंत्री था, और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री था, और गजानंदर अली खां स्वास्थ्य मंत्री था। यानी 5 मुस्लिम सदस्य शामिल थे 26 अक्टूबर 1946 को। और आपको मालूम होगा, बिल्कुल याद रखें, सवाल पूछते रहता है किसके प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1945। बिल्कुल याद रखें, जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1946 जो उसका जो थे उसके जो गठन किया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। जी बिल्कुल याद रखें। और उसमें पूछता है कि सवाल पूछते रहता है आपसे एग्जाम में कि अंतरिम मंत्रिमंडल में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। अंतरिम मंत्रिमंडल में भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, श्री राजगोपालचारी। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है अंतरिम मंत्रिमंडल में भारत के रेलवे मंत्री कौन था, आसफ अली। तो इस तरह याद रखेंगे, आपका सवाल आते रहता है एग्जाम में, टपकता है छपता है। तो चलते नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्या बोलता है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये आपका सवाल बोलता है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बढ़िया सवाल है, सभी मोस्ट है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। जी बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बीच में कहीं जाएंगे नहीं। जी बिल्कुल, तो मैं बार बार बोलता हूँ, जी RNR करने की जरूरत है, रीड एंड रिवीजन करने की जरूरत है, न कि रट्टा मारने की। GK GS आपको मजबूत इसी तरह होगा, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, उस पर बार बार फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपका GK GS मजबूत नहीं होगा। और मैं जी बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्या मैंने सवाल बताया, पूछा भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। तो आपका 111, जी बिल्कुल याद रखें, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। जी बिल्कुल याद रखें। और जो आपको मालूम होगा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था 27 अक्टूबर 1986 को। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया 27 अक्टूबर 1986, याद रखें। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और जो इससे एक सवाल टपक रहा है आपको राष्ट्रीय जलमार्ग से, बिल्कुल याद रखें। और अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन हुआ 27 अक्टूबर 1986। इसका मुख्यालय नोएडा यूपी में, बिल्कुल याद रखें। यहाँ पे याद रखें राष्ट्रीय जलमार्ग जो 111 है, कुल 111 हैं। तो आपका जो NW यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पूछिए आपका, तो इलाहाबाद से हल्दिया जोड़ता है जो 1620 किलोमीटर है। बिल्कुल राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पूछिए आपसे, तो ये इलाहाबाद से हल्दिया। तो एक सवाल आपसे और एग्जाम में पूछिए मोस्ट बढ़िया, तो जो इलाहाबाद से हल्दिया, जी बिल्कुल इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। बिल्कुल याद रखें, हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। तो इस तरह आप याद रखें, बढ़िया सवाल है, मोस्ट है सभी। इलाहाबाद से हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग 1, सादिया से डुबरी पट्टी तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2, और कोल्लम से कोटापुरम तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3। और आपसे पूछिए, याद रखें, जो काकीनाडा से मरकामनम ये पूछिए राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है, तो NH राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जोड़ता है। इस तरह आपसे कुल याद रखें, कुल 111 है। बिल्कुल सभी के नाम में लेना संभव है यहाँ पे। जी बिल्कुल, तो याद रखिए। अब क्या पूछे सवाल यहाँ पे, चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्या बोलता है 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है, ये सवाल है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम क्या है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जी क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है। और आपको बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जोड़ेंगे सब्सक्राइब कर देंगे,
जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल ठान लेना है कि एकदम सिलेक्शन होना तो होना है बिल्कुल। तो सवाल क्या बोलता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4, बिल्कुल याद रखें, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो 2890 किलोमीटर है, बिल्कुल, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को जोड़ते हुए जाता है, जो मैंने जस्ट बताया काकीनाडा से मरकानम, बिल्कुल काकीनाडा से मरकानम जोड़ता है, यानी तमिलनाडु से होकर आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए आपको, जी बिल्कुल याद रखें, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग बिल्कुल 4। और दूसरा पूछे भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो आपका यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 होगा, बिल्कुल याद रखें, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, बिल्कुल इस तरह याद रखें, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल याद रखें, 4 राज्यों से होकर गुजरती है राष्ट्रीय जलमार्ग। दूसरी सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 2, और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 4, और बिल्कुल सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछिए तो आपका 69। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 69, जी बिल्कुल याद रखें, जो आपको केवल तमिलनाडु में ही गुजरती है, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। 14वें नंबर सवाल पर, जी मास्ट है, सभी याद रखें, इस तरह आपका एग्जाम में टपकता है, छपता है, बिल्कुल याद रखें। तो एक सवाल और याद रखें, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत पूछे 1911 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई? 1911, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया, बिल्कुल, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया, यानी भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल, महाकुंभ मेला 2021 आयोजित कहाँ होगा? बिल्कुल याद है, सवाल आपका मस्ट है, बढ़िया सवाल है, पूछा 2021 का महाकुंभ मेला कहाँ लगेगा? तो याद रखें आपका हरिद्वार, बिल्कुल याद रखें, जो हरिद्वार में आपका आयोजन किया जाएगा, हरिद्वार में आपका महाकुंभ मेला 2021 जो 12 वर्षों पर लगता है, बिल्कुल याद रखें, 12 वर्षों पर महाकुंभ मेला लगता है। तो याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछेगा सवाल, बिल्कुल क्या पूछेगा सवाल, महाकुंभ मेला कितने स्थान पर? तो 4 है, जो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, 4 जगह याद रखें। और आपसे पूछा, जी बिल्कुल 4 जगह पर आपको महाकुंभ मेला लगता है। सवाल पूछता है कि महाकुंभ मेला कौन सी स्थान पर नहीं लगता, इस तरह आपसे पूछता है एग्जाम में, कौन सी जगह पर नहीं लगता। तो जो 4 याद रखें, हरिद्वार, प्रयागराज और आपका जो उज्जैन और नासिक, 4 जगह याद रखें। और पूछा सवाल कि 2019 का अर्ध कुंभ मेला कहाँ लगा था? तो प्रयागराज में। 2019 का अर्ध कुंभ मेला कहाँ पर लगा था? तो प्रयागराज में, 2019 में, बिल्कुल याद रखें, अर्ध कुंभ मेला 2019 प्रयागराज। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या बोलता है यहाँ पे, FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? ये सवाल है, FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे, आपका सवाल होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बिल्कुल याद रखें, आपका एग्जाम में पूछेगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जी बिल्कुल याद रखें, आपसे पूछा है कि FTP का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और चलते नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल क्या बोलता है, NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? जी बिल्कुल याद रखें, NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जी बिल्कुल याद रखें, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, याद रखें, इस तरह NPR का पूर्ण रूप होता है। मैं यहाँ पे इस पर नहीं लिख पा रहा हूँ, तो याद रखें, सुन लेंगे आप लोग, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी पर। NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो बिल्कुल याद रखें, यानी जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो तैयार किया गया था, बिल्कुल याद रखें,
2011 का जो जनगणना के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल याद रखें, जिसमें देश के सभी नागरिकों को कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं उसके ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या बोलता है कि सबसे नवीन वेद कौन सी है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी के मिलकर। सबसे नवीन वेद का नाम क्या है? वेद 4 होते हैं, आपको मालूम होगा। तो सबसे नवीन वेद का नाम बता देंगे जल्दी से, फटाफट सभी को मिलकर। जी जल्दी से बता देंगे सबसे नवीन वेद का नाम क्या है? तो याद रखें अथर्ववेद। जी बिल्कुल याद रखें, अथर्ववेद का नाम सबसे नवीन वेद है, सबसे बाद का वेद है। बिल्कुल याद रखें, जो अथर्ववेद सबसे नवीन वेद, सबसे बाद का वेद पूछिएगा तो आपका अथर्ववेद बिल्कुल याद रखें। और अथर्ववेद में ही आपको मालूम होगा कि आशीर्वाद, जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, ये सब सभी कौन सी वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। और संगीत का जनक किसको बोलते हैं? तो सामवेद में। या पूछिएगा सवाल कि कौन सी वेद में गाना गाया जा सकता है? बिल्कुल, तो सामवेद याद रखें। और यजुर्वेद जो गद और पद दोनों हैं, बिल्कुल याद रखें। जो कौन सा एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। और सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, बिल्कुल याद रखें, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। तो 4 वेद होते हैं। सभी कभी कभी सवाल क्या पूछता है कि कौन सी जो है निम्नलिखित में कौन सा वेद नहीं है? इस तरह आपसे एग्जाम में पूछता है, रेलवे पूछा भी 2011, 12, 13 में। तो याद रखें ऐसे सवाल बनाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी वेद नहीं है, इस तरह से पूछता आपका एग्जाम में। तो याद रखें 4 वेद होते हैं, जो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बिल्कुल याद रखें, कभी क्रम में सजाने के लिए भी देता है, तो सजा लेंगे बढ़िया से। पहले ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। बिल्कुल याद रखें, जो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। चलते नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोलता है? 18वां सवाल क्या है कि भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? जी बिल्कुल जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी मस्ट सवाल है, सभी बनाया गया है, जो आपका एग्जाम में टपकेगा, छपेगा। जब तक तोड़े नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे जल्दी से अपने दोस्तों के बीच। तो आपका आंसर होगा जो अभी कौन है भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त? विवेक जोशी। बिल्कुल याद रखें, आपका विवेक जोशी। बिल्कुल याद रखें, आपका भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। और आपको मालूम है जनगणना कौन सूची का विषय है? तो संघ सूची। हमेशा एग्जाम में पूछता है जनगणना कौन सूची का विषय है? तो संघ सूची। अगर जनसंख्या पूछते कौन सूची का? तो समवर्ती सूची। बिल्कुल, जनसंख्या समवर्ती सूची में और जनगणना संघ सूची का विषय है। बिल्कुल याद रखें। और 2021 की जनगणना होगी वो 16 भाषाओं में होगी। बिल्कुल याद रखें, 2021 की जनगणना जो होगी 16 भाषाओं में होगी। अगर यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछे 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना यानी कौन सी जनगणना हुई? तो 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की जनगणना 7वीं। 2021 की बात है, बिल्कुल याद रखें। 2021 की जनगणना आपसे पूछिएगा, 2011 की जनगणना पूछिएगा कौन सी जनगणना है? तो 15वीं। और 2011 की स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना? तो 7वीं जनगणना। इस तरह याद रखें, बिल्कुल हमेशा एग्जाम में पूछता है, टपकता है, छपता है। बिल्कुल याद रखें। और एक मास्ट 2011 की जनगणना का शुभंकर तो प्रगणन शिक्षिका। और 2011 की जनगणना का आदर्शवाद तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बिल्कुल याद रखें। और एक सवाल पूछता है कि भारत में 10 की जनगणना कब से शुरुआत हुआ? भारत में 10 की जनगणना 1881 में जो जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडेन थे। 1881 में। बिल्कुल याद रखें, जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लोडेन। और वहीं पे पूछा सवाल कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे?
तो R.A. गोपाल स्वामी। बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट है, बढ़िया सवाल है, याद रखें। 1881 में पूछिए जनगणना आयुक्त कौन थे, तो W प्लोडेन। और वही पूछेगा सवाल, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, R.A. गोपाल स्वामी। जी बिल्कुल बढ़िया सवाल, मोस्ट है, याद रखें। जब तक तोड़ेंगे तो क्लास को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल याद रखें। इस तरह आपसे एग्जाम में टपकता छपता है, पूछेगा बिल्कुल। चलते नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर जी एक्सप्लेन के साथ आज मास्ट सवाल मिल रहा है आपको, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्या 19वां सवाल बोलता है, 19वां सवाल की सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने महिला न्यायाधीश कार्य कर रही हैं, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी कोई फटाफट, बिल्कुल मास्ट बढ़िया सवाल। जो सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश कार्य कर रही हैं, तो 3 याद रखें। कितने, तो 3 बिल्कुल याद रखें। 3 महिलाएं कार्य कर रही है, जो आपका जस्टिस R भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी। बिल्कुल याद रखें। 3 महिला सदस्य, 3 महिला जो आपको सदस्य हैं, आपको न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही है। जस्टिस R भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो सीधे वकील से जज बनी है, आपको जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी। बिल्कुल याद रखें। 3 न्यायाधीश जो आपका कार्य कर रही है महिला सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय में बिल्कुल याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय, जी बिल्कुल याद रखें। सवाल पूछिए आपसे कि कुल कितने न्यायाधीश, 34, यानी याद रखें आपका 1 मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश। बिल्कुल याद रखें आपका सुप्रीम कोर्ट में। चलते नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या बोलता है कि अनुच्छेद 370 को संविधान में कब शामिल किया गया। ये सवाल है, अनुच्छेद 370 को संविधान में कब शामिल किया गया, तो 27 अक्टूबर 1949। बिल्कुल याद रखें, 27 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछे यह सवाल कि अनुच्छेद 35A को कब शामिल किया गया, तो 1954 में। जो अनुच्छेद 35 पूछेगा, 35A कब शामिल किया गया संविधान में, तो 1954 में। बिल्कुल याद रखें। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और जो अभी जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जो 31 अक्टूबर 2019 को गठन किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। बिल्कुल, तो जो आपको भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते नेक्स्ट आपका 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल क्या बोलता है कि जेच दोआब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। प्रश्न में आंसर आपका ट्रिक से पकड़ सकते हैं। जेच दोआब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, और शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है, और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो जुड़े हैं उस सब्सक्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल, जल्दी से बता देंगे जेच दोआब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। बिल्कुल, अगर आपको मालूम है 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, ये याद रखें परिभाषा। तो जेच, इसी में आपका याद रखें झेलम प्लस चिनाब। जे से झेलम पढ़ लेंगे, बिल्कुल झेलम, और आपका च से चिनाब पढ़ लेंगे, चिनाब नदी। बिल्कुल, 2 नदियों के बीच आपका है जेच दोआब किन 2 नदियों के बीच, झेलम प्लस चिनाब। बिल्कुल याद रखें। और बिना किसी नदी के नाम के साथ केवल दोआब कहा जाता है, तो यह गंगा और जमुना के बीच। बिल्कुल, बिना किसी नदी के नाम से के साथ पूछे आपसे केवल दोआब कहा जाए तो कौन सी नदी है, तो गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र का नाम है। बिल्कुल, और आपको मालूम है कि बारी दोआब पूछे, बारी तो ब्यास और रावी। जी बिल्कुल, बारी दोआब पूछे किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो ब्यास और रावी। अगर पूछे आपसे सवाल कि रेचना दोआब, तो रावी प्लस चिनाब। जी बिल्कुल, रेचना पूछेगा, रेचना दोआब किन 2 नदियों का क्षेत्र का है, तो रेचना, रे से रावी और च से चिनाब। इस तरह आप याद रखें। बिल्कुल, अविस्त दोआब पूछे, विस्त दोआब, तो वी से आपका हो जाएगा, बी से ब्यास और सस्त आधा सत, तो सतलज। बिल्कुल, विस्त दोआब किन 2 नदियों के क्षेत्र का है, तो ब्यास और सतलज। प्रश्न में आंसर ट्रिक के माध्यम से पकड़ सकते हैं। तो ये ट्रिक मिलेगा आपको बाबा का पिटारा में, मस्त ट्रिक मिलेगा। बिल्कुल, तो चलते हैं नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। तो इसलिए शुरू से अंत तक बने रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। जब तक टपकेगा, जब तक तोड़े नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं ऑनलाइन क्लासेज को। बिल्कुल, 22वें सवाल क्या बोलता है, भीम मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी। ये सवाल आपका
बिल्कुल बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। आपका भीम एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत कब की गई थी, ये सवाल है। तो याद रखें आपका 2016 में, बिल्कुल 2016 याद रखें। भीम मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत 2016। भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का पूर्ण रूप होता है, 2016 में शुरुआत की गई थी। बिल्कुल चलते नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, ये आपका सवाल है। जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर, गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, ये आपका सवाल है। तो वेस्ट बंगाल, बिल्कुल याद रखें। गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया गया सवाल भी है। तो आपका पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल बिल्कुल याद रखें। आपका गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। अब गुरुमारा नेशनल पार्क भी पूछिएगा, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्थित है। बिल्कुल याद रखें। गुरुमारा अभ्यारण्य 1994 जो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, गुरुमारा अभ्यारण्य को 1994 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था जी। और आपसे पूछिएगा सवाल, सिंगालीला नेशनल पार्क किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला नेशनल पार्क किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, जो आपका पश्चिम बंगाल में, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन जी बिल्कुल, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र बिल्कुल कहलाता है। तो चलते नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल, वायनाड राबास्ता कॉफी किस राज्य का जीआई टैग है। बिल्कुल ये देखें, जल्दी से बता दें सभी को मिलकर, फटाफट शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट है, लास्ट की ओर, समाप्ति की ओर जा रहा है अब क्लासेज। बिल्कुल तो कल से आप लोग जो आज नहीं जुड़े, कल से जुड़ जाएंगे डेली सुबह 7 बजे। और आपको मालूम होगा कि आज यानी आज 1 फरवरी 2021 से 2 बजे से आपको दरोगा और बिहार पुलिस का ज़बरदस्त पिटारा शुरू होगा। ऑफलाइन क्लासेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल तो आपका वायनाड राबास्ता कॉफ़ी किस राज्य का जीआई टैग है, तो कर्नाटका जी। बिल्कुल याद रखें, कर्नाटक, जो वायनाड राबास्ता कॉफ़ी किस राज्य का, कर्नाटक। बिल्कुल याद रखें। और आपको पूछिए सवाल, अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटका का जी। बिल्कुल याद रखें, इस तरह आपका पूछते रहता है। और सबसे पहले जो जीआई टैग मिला दार्जिलिंग क्षेत्र ग्रीन टी को मिला था सबसे पहले जीआई टैग। बिल्कुल जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, इस तरह याद रखेंगे। जो 1999 अधिनियम के तहत जीआई टैग प्रदान किया गया था, 1999 अधिनियम, बिल्कुल याद रखें, जो जीआई टैग प्रदान किया गया। चलते नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल क्या बोलता है कि पलागरा रोग किस कमी के कारण होता है। थोड़ा सा यहाँ मिक्स प्रिंट हुआ, पलागरा पढ़ेंगे। पलागरा रोग है जो आपका किस कमी के कारण होता है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट जी। बिल्कुल किस विटामिन की कमी से होता है पलागरा रोग, ये आपका सवाल है। तो याद रखें, पलागरा जो नियासिन की कमी से होता है, नियासिन, पलागरा रोग नियासिन की कमी से होता है। पलागरा रोग किस कमी के कारण होता है, तो नियासिन की कमी से। नियासिन जो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, विटामिन B3 नियासिन। बिल्कुल बाल सफ़ेद भी होना विटामिन B3 की कमी से होता है, बाल सफ़ेद होना। विटामिन B2 पूछेगा, राइबोफ्लाविन जो आपका त्वचा फटता है, किलोसिस रोग होता है, किलोसिस रोग विटामिन B2 जो राइबोफ्लाविन। बिल्कुल रासायनिक नाम विटामिन B2 यानी आपका जो B1 से वेरी रोग होता है। बिल्कुल ये देखें, विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 पूछे पेंथोथिन अम्ल जो होता है, और विटामिन B6 पैरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, B12 पूछे साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B पूछे एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम होता है। तो चलते नेक्स्ट आपका 26वें नंबर पलागरा रोग जी। बिल्कुल याद रखें, जो चूहा काटने से होता है, चूहा काटने से पलागरा रोग होता है। 26वां सवाल, एंजाइम टैलिन किस में पाया जाता है, ये आपका सवाल है। एंजाइम टैलिन किस में पाया जाता है, तो लार में। बिल्कुल याद रखें, लार में आपका जो पाया जाता है टैलिन जी। बिल्कुल याद रखें। और टैलिन में लाइसोजाइम भी पाया जाता है, टैलिन में लाइसोजाइम भी पाया जाता है। और एंजाइम टैलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोस में, एंजाइम टैलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोस शर्करा में अपघटित कर देता है। बिल्कुल याद रखें,
और नेक्स्ट क्या पूछे है सवाल, और यह देखें, जो कौन सी है कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, तो अग्नाशय। कौन सी है कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, तो अग्नाशय। बिल्कुल याद रखें इस तरह। जी बिल्कुल, मोस्ट बढ़िया सवाल, सभी सवाल। तो चलते नेक्स्ट, आपका जो आज का मोस्ट है 26 क्वेश्चन था, 26 क्वेश्चन जो करंट अफेयर विथ स्टडीज जीके मिला। तो आप का वीडियो कैसा लगा जरूर बता देंगे जल्दी से, फटाफट सभी को मिलकर। आज का ऑनलाइन क्लासेस कैसा लगा सभी को मिलकर बता देंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा। सभी मोस्ट दिया जाता है डेली, जो आपको सुबह 7 बजे, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह, और कॉपी में नोट कर लेंगे डेली। तो आज की जो आपका सेवा समाप्त होता है, जो 26 मिला सभी मोस्ट आपका क्वेश्चन, तो कल फिर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग से विदा लेता हूँ। तो आज का दिन आप लोग के लिए मंगल में हो, हंसते रहिए, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ कम्युनिटी क्लासेस, जय बिहार।